हाँ तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ठीक है, चलो देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। चलो पहले देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हम लोग किसको कहेंगे। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मीन्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन जैसे ये वॉल इज यूनिफॉर्मली कलर, मतलब कलर एवरीवेयर इज सेम। ठीक है ना, वैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब हुआ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो ऐसा कोई मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अच्छा, अभी चलो पहले सोचते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कैसा होता है। कोई एक मोशन को देख के पता कैसे करेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। तो यहाँ पर तो ढेर सारे किस्म के मोशन हो रहे हैं। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। कोई पेंडुलम ब्लॉक सिस्टम, कोई पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इट्स ऑसिलेटरी मोशन। और कोई मान लो वेव्स जा रहे हैं पानी में, तो उधर ये वेव मोशन। से समथिंग इज थ्रोन वर्टिकली अप, ऊपर जाता है नीचे आता है, इधर से वर्टिकल मोशन। या हो सकता है कि जैसे कोई साइकिल आगे जा रहा है, उसका व्हील जो है घूमते घूमते आगे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। ये सारा मोशन में पता कैसे करेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कौन सा है। अब आप जानते हो कि एक्सीलरेशन इज ए कांस्टेंट, सॉरी एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। वेक्टर कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तब कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। एक्सीलरेशन कैसे निकलता है? एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय फोर्स बाय मास। For a body in motion, its mass is not going to change. If mass is not going to change, acceleration will be constant only if the force acting on it is constant. Force is again a vector. Force is constant means both magnitude and direction has to be constant. ठीक है, तो अभी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है समझने के लिए आपका बुक का डेफिनेशन क्या बोलोगे? बुक में ऐसे लिखा होगा, इफ ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। अरे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो एक्सीलरेशन हुआ। इफ ये अंडरगोज कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं बोल दो, इतना लंबा खींच के बोलने की क्या जरूरत है कि नहीं। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पता नहीं चलता है, ध्यान रहे। ठीक है, अच्छा बताओ, एक्सीलरेशन के चलते चेंज इन वेलोसिटी होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होने से एक्सीलरेशन होता है? चेंज इन वेलोसिटी होने से एक्सीलरेशन होता है? नहीं नहीं नहीं। आप जब गाड़ी में जाते हो तो एक्सीलरेटर दबाते हो तो गाड़ी का वेलोसिटी बदलता है, स्पीड बदलता है। कि स्पीड बदल जाने से आप धड़ाक से एक्सीलरेशन दबाते हो? नहीं, एक्सीलरेटर दबाने से स्पीड बढ़ता है। एक्सीलरेशन कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी। ओके, so change in velocity is the effect of acceleration. Acceleration is not defined as rate of change in velocity, it is given by rate of change in velocity. फिर acceleration को कौन डिफाइन करता है? What gives acceleration? Who is the father of acceleration? Force. Whenever a force acts on a body, body undergoes acceleration, force by mass, है ना। तो a body is said to be driven, said to be in uniform acceleration motion if क्या? if it is driven by a constant force, कांस्टेंट फोर्स मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो एक्सीलरेशन होता है वो फोर्स बाय मास होता है। ये कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने के लिए फोर्स कांस्टेंट होना जरूरी है, ये हमारा जानकारी में है। चलिए देखते हैं ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में आप कोई मोशन को देख के पहचान सकते हैं क्या? सपोज हम कहेंगे कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, ये गया ऊपर ऐसे आया नीचे। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। या फिर कोई बॉल को हम यहाँ से ऐसे फेंके हवा में उड़ के गया, ऐसे गिरा, ठीक है। तो क्या कहोगे, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, कैसे पता करेंगे?
तो ये हो गया न्यूक्लियस और ये ऐसे घूम रहा है, चलो मानते हैं कि ये सन है, दिस इज व्हाट इज सन एंड दिस इज व्हाट इज अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ सन की चारों तरफ घूम रहा है, तो क्या हम कहेंगे कि ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। पहला केस में जैसे ही आप बॉल को फेंके, बॉल ऊपर जा रहा था, रास्ते में उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था, उसका वेट, अगर इसका मास m है, वेट होता है mg, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाने लगा, क्या वेट बढ़ रहा है घट रहा है? नहीं, वेट रिमेन सेम। नीचे आया था तब भी mg, मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन is same in magnitude as well as in direction, तो हम कहेंगे it is a uniform acceleration motion, why? the force is constant। इस केस में अब ये सन जो है अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, मान लो कोई एक फोर्स में खींच रहा है, तो देखेंगे जैसे जैसे अर्थ अपना अपना पोजीशन बदलने लगेगा तो उसके ऊपर जो खिंचाव फोर्स था वो ऐसे हो जाएगा। I don't know what happens to the magnitude, but one thing I see, the direction of force on earth is changing। कभी ऐसे था तो कभी ऐसे था, direction of force is changing, force is a vector, even when direction is changing you will say the force is changing। So though earth is accelerating, what you will say it is non-uniform acceleration because the force acting on is changing। अब ये कोई बॉल को ऐसे फेंक दिया, हवा में फेंक दिया, ऊपर गया ऐसे गिरा, जब रास्ते में उड़ते हुए जा रहा था तब उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था? अरे जा रहा था इधर, लेकिन फोर्स तो वही आ रहा था ना, वेट। एंड वाज इट कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन? यस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहा, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे दिस इज आल्सो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। समझ में आया क्या? तो कोई मोशन को देख के यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं पता करने की ताकत हमारे पास होना चाहिए। जैसे अगर हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट रखा है, एक मास m स्प्रिंग के साथ लगा है, कोई आके इसको एक किक मार दिया, ब्लॉक आगे गया पीछे आगे गया पीछे आया, ऐसे ऑसिलेट करने लगा। बताओ ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नहीं है? देखो जब ये ब्लॉक इधर गया, स्प्रिंग इसको खींच रहा था, खींच के लाया तो लाया, आके रुका नहीं, इधर आ गया, जब इधर आ गया स्प्रिंग इसको पुल कर रहा था कि पुश कर रहा था? पुश कर रहा था। मतलब स्प्रिंग इसके ऊपर जो फोर्स दे रहा है वो फोर्स कांस्टेंट है क्या? नहीं, कभी खींच रहा है तो कभी ढकेल रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज चेंजिंग। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तो कोई मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि नहीं जानने के लिए आपका स्कूल वाला डेफिनेशन काम नहीं करेगा। स्कूल वाला डेफिनेशन क्या है? इफ ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, खाक पता चलेगा, उसमें से कुछ नहीं पता चलेगा। पता क्या चलेगा कब? जब उसका फोर्स को हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे और देखेंगे, तो कहेंगे कि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। समझ में आया क्या? It is difficult to recognize certain thing by its effect, but it is very easy to recognize something by its cause। समझ में आया? तो अभी आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं हमें समझ में आ गया। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में there are so many motion equations। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इक्वेशंस। पहला इक्वेशन जो ट्रेडिशनल इक्वेशन है आप लोग जानते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये सारा इक्वेशन हमें मालूम है कि नहीं? इसमें v क्या है? वॉल्यूम है कि वोल्टेज है? हाँ, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। a क्या है? a फॉर एक्सीलरेशन, t फॉर टाइम, u इनिशियल वेलोसिटी, s इज नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? ये सारा इक्वेशन हमें मालूम है, इसके रिलेटेड हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। काफी चीज हम इसके बारे में, मतलब ये डेरिवेशन के बारे में वेलोसिटी टाइम डायग्राम के बाद बता दिए थे कैसे होता है। तो आज हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे और भी ढेर सारे इक्वेशन है, उसको पहले ले लेते हैं नॉलेज में, उसके बाद देखेंगे। तो ये कितना तो इक्वेशन देख लिया हम लोग, इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3, 3 इक्वेशन देख ली। चौथा इक्वेशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट
इन nth सेकेंड ऑफ मोशन। nth सेकेंड ऑफ मोशन मतलब कोई बॉडी यहां से चलने लगा, सपोज हम कहेंगे 3 सेकेंड में वो आके यहाँ पे पहुंचा था, 4 सेकेंड में वो आके यहाँ पे पहुंचा था। तो यहां से चलना शुरू किया, t = 0 में इनिशियल वेलोसिटी u था, एक्सीलरेशन a था। 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना है। 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना है, पूरा यहां से यहां तक। 4th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? t = 0 से t = 1 हुआ फर्स्ट सेकेंड, t = 1 से 2 हुआ सेकेंड सेकेंड, 2 to 3 हुआ थर्ड सेकेंड, 3 to 4 हो गया फोर्थ सेकेंड। मतलब दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड? डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स, है कि नहीं? अगर हम ये डिस्टेंस को कहेंगे s3 और ये जो ये t = 3 था, t = 3 था, और ये डिस्टेंस को कहेंगे क्या? पूरा डिस्टेंस को यहां से यहां तक क्या कहेंगे? उसको s4, है ना? यहां तक कहेंगे s4, यहां तक हो गया s4। तो हम क्या कहेंगे? s4 क्या हो गया? s4 माइनस s3। समझ में आ रहा ना? हाँ, वैसे ही हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। 4th सेकेंड निकालने के लिए क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। अभी nth सेकेंड में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। तो वही चीज को हम लोग लिखेंगे, तो हम कहेंगे s_nth is equal to displacement in nth second, that is equal to displacement in n seconds minus displacement in n-1 second। n सेकेंड में कितना हुआ, n-1 सेकेंड में कितना हुआ, डिफरेंस निकाल दो, यू विल गेट इट। हो गया। तो अभी हम इसको देखेंगे। चलो देखते हैं, ये वैल्यू डालेंगे तो एसेंट का वैल्यू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इन द n सेकेंड कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u, और एक्सीलरेशन क्या था? a। n सेकेंड में कितना दूर जाएगा? ut प्लस हाफ d स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, t की जगह क्या डालेंगे? n। सो un प्लस हाफ a n स्क्वायर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ut प्लस हाफ d स्क्वायर, t की जगह क्या डालेंगे? n-1, u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। आप इसको आप एक्सपांड करो, सिंप्लीफाई करो, काटपीट करो, छोटा मोटा करो, जो भी करो, सजा के देखो कि अल्टीमेटली इट विल बी कमिंग आउट टू बी u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। u प्लस a/2 इंटू 2n-1 इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड इज कमिंग आउट टू बी u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, जैसे 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 हम कहेंगे कि ये पार्टिकल, just for sake of example, particle was starts moving with 6 meter per second and acceleration 2 meter per second square. Find distance moved in 3 seconds. बीट नंबर 2, थर्ड सेकेंड। अच्छा, 3 सेकेंड में ज्यादा डिस्टेंस जाएगा कि थर्ड सेकेंड में ज्यादा डिस्टेंस जाएगा? 3 सेकेंड मतलब पूरा 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 सब मिला के, तो 3 सेकेंड में ज्यादा जाएगा। थर्ड सेकेंड मतलब ओनली 2 to 3। हाँ, तो सोल्यूशन बनाओ। 3 सेकेंड में जाने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? s = ut प्लस हाफ d स्क्वायर। फॉर्मूला डाले तो u इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? u इज गिवन टू बी 6, t कितना है? 3, हाफ प्लस प्लस हाफ, a कितना दिया है? a दिया है 2 और ये हो गया 3 का स्क्वायर।
कितना हो गया 18 प्लस 9 इज 27 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड में क्या कहेंगे, फॉर्मूला क्या हो गया, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, तो u कितना है 6, 2 बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, तो हो गया 5, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 11 मीटर। डिस्टेंस मूव इन द थर्ड सेकेंड इज 11 मीटर। आया समझ में, डिस्प्लेसमेंट मूव इन थर्ड सेकेंड इज 11 मीटर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम लोग कितने फॉर्मूले देख लिए अभी, एक देख लिए v इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s एंड एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, और ये दो तीन फॉर्मूले अभी देखेंगे, इसको आप लोग लिख लो इसको। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के कुछ इक्वेशंस हम लोग देखें। क्या देखें अभी, पहला देखें v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, है ना, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और एसेंथ द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड ऑफ मोशन इज u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ऐसे करके देखिए। 4 आगे 4 हो गया। फिफ्थ में क्या कह रहा है, इफ a body starts from rest and moves, ये सारा जो इक्वेशंस हम लोग देखे थे अभी, ठीक है, देख चुके हैं, ये वाला देख रहे हैं। इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन distances traveled in consecutive equal time intervals are in ratio 1:3:5:7 and so on। फिर नेक्स्ट क्या होगा 9, 11, 13 सो और नंबर्स। क्या कहता है स्टेटमेंट समझ लो। सपोज कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन था। मान लो कि पहला t0 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगा, t0, कितना डिस्टेंस गया x1। फिर नेक्स्ट t0 सेकेंड में कितना x2 डिस्टेंस गया, नेक्स्ट t0 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया, x3 डिस्टेंस गया, एंड सो ऑन। तो इक्वल कंसेक्यूटिव इंटरवल्स, इक्वल टाइम इंटरवल्स, कंसेक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल्स, पहला t0, दूसरा t0, तीसरा t0 में क्या क्या डिस्टेंस जा रहा है। जैसे अगर आपको कोई पूछेगा, अगर समझ में आया फिर जानने के लिए बताओ, t0 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था, x1, 2t0 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था, x1 प्लस x2, 3t0 में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था, x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक t0, यहाँ से यहाँ तक 2, अनदर t0, तो यहाँ तक हो गया 2t0, यहाँ तक हो गया 3t0, है ना। तो क्या बोल रहा है, जो स्टेटमेंट हम लोग लिखे, तो हियर x1 is to x2 is to x3 and so on are in the ratio 1:3:5 and so on। समझ में आया क्या, मतलब ये अगर होगा x, ये होगा 3x, ये होगा 5x, ये होगा 7x, 9x, 11x, so on। समझ में आया। प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ देख लेते हैं। चलो थोड़ा नाम दे देते हैं, ये a है, b है, c है, ये d है। प्रूफ A to B मोशन में प्रूफ आपको कोई स्कूल में नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग तो फंडामेंटल चीज पढ़ रहे हैं।
हर चीज़ का वाई जानने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी चीज़ हम एक्सेप्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि सर बोल रहे हैं, तो नॉलेज अधूरा रह जाएगा। हर चीज़ का वाई जानने की कोशिश करो। ठीक है, ए टू बी मोशन को देखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना था भाई? इनिशियल वेलोसिटी था 0। एक्सीलरेशन क्या था? एक्सीलरेशन वाज ए, सपोज ए। टाइम कितना लगा? t0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x1। कैसे रिलेट करेंगे? x1 इज इक्वल टू u t0 प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं? ut तो 0 हो गया, तो क्या मिला? x1 is equal to half a t0 square. Now a to c motion, u कितना है? 0। एक्सीलरेशन वो तो कांस्टेंट है। टाइम कितना लगा a to c जाने के लिए? 2t0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x1 प्लस x2। जैसे इसको लिखे थे हम सीधा सीधा लिखना चाहते हैं। क्या हम लोग इतना स्मार्ट हो चुके हैं कि ऐसे कहेंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होगा? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो ut तो गया, बाकी रह जाएगा हाफ a 2t0 का स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स हाफ a t0 स्क्वायर। तो x1 प्लस x2 मिल गया, x1 मिल गया। क्या हमें x2 मिल जाएगा? कैसे? दिस माइनस दिस कर देंगे। 4 टाइम्स हाफ a t0 स्क्वायर माइनस हाफ a t0 स्क्वायर, x1 प्लस x2 माइनस x1 क्या हो गया? x2। इधर 4 टाइम्स हाफ a t0 स्क्वायर माइनस हाफ a t0 स्क्वायर क्या मिलेगा? 3 टाइम्स हाफ a t0 स्क्वायर। अच्छा, a टू d बताओ। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। एक्सीलरेशन a। टाइम कितना लगा? 3t0 है कि नहीं? टाइम लगा है 3t0, टाइम लगा है 3t0। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है a टू d में? x1 प्लस x2 प्लस x3, सारा जोड़ देंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3। तो फिर सीधे सीधे ये वाला इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? देखो तो लिखेंगे ये वाला इक्वेशन को, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू u इंटू 3t0। u तो 0 है, गया। हाफ a 3t0 का स्क्वायर, दैट इज 9 टाइम्स हाफ a t0 स्क्वायर, है कि नहीं? 9 टाइम्स हाफ a t0 स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? अभी मुझे अगर x3 चाहिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 प्लस x2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये दोनों इक्वेशन को देखो, माइनस कर देंगे तो 9 टाइम्स हाफ ए t0 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स हाफ ए t0 स्क्वायर रह जाएगा 5 टाइम्स हाफ ए t0 स्क्वायर। नोटिस करो अभी क्या आ रहा है? x1 x2 x3, तीनों को ध्यान से देखो तो ये हाफ ए t0 स्क्वायर, ये 3 टाइम्स हाफ ए t0 स्क्वायर, मतलब कितना है ये? 3x1। ये 5 टाइम्स हाफ ए t0 स्क्वायर, मतलब कितना है ये? 5x1। तो x1 is to x2 is to x3 क्या हो गया? 1 is to 3 is to 5। हुआ क्या? तो क्या देखे हम लोग? एक रिलेशन देख लिए, पॉइंट नंबर 5 हम लोग देख लिया। आप लोग लिख लो इसको, लिख लो इसको, मिटा दें, पॉज लगाओ, हम मिटाते हैं। तो क्या मिला? ये रिलेशन मिला यहाँ पे कि x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 is to x2 is to x3 is equal to 1 is to 3 is to 5। प्रूफ को मिटाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। Bit number 6. If in above case
u इज नॉट जीरो। इसमें क्या हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, अब u जीरो नहीं है। देन x1, x2, x3 etc. are in a P, that is x2 minus x1 is equal to x3 minus x2 is equal to x4 minus x3 and so on। इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही प्रूव कर लेंगे जैसे हम लोग करते थे, है ना, जैसे अभी अभी कर रहे थे ऐसे ही प्रूव कर लेंगे। कैसे करेंगे प्रूफ, सीधा सीधा लिखना चाहेंगे। x1, अभी हम स्मार्ट हो गए, x1 हो गया हाफ ut, अभी u जीरो नहीं है, सो ut0 प्लस हाफ a t0 स्क्वायर। समझ में आ रहा क्या? सिमिलरली x1 प्लस x2 क्या होगा, देखो तो x1 प्लस x2, ये डिस्टेंस को कितने समय में गया, 2t0 में, तो कहेंगे 2ut0 प्लस हाफ a 2t0 का स्क्वायर। और इन दोनों में से अगर हम x2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो मिलेगा कि ये मिलेगा x2, ये 2ut0 माइनस ut0 क्या मिलेगा, ut0, और ये कितना है, ये इट इज 4 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर माइनस हाफ at0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर। सिमिलरली क्या बता सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना होगा, ये पूरा कितना समय लगा उसको जाने के लिए, 3t0 टाइम। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू 3t0 प्लस हाफ a 3t0 का स्क्वायर। अब मुझे x3 चाहिए, कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस कर लेंगे, ये कितना था 2ut0 प्लस 4 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर, ये कितना है 3ut0 प्लस 3ut0 प्लस 9 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर, ये 3ut0 माइनस 2ut0 क्या मिला, ut0 प्लस ये 9 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर क्या मिलेगा, 5 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर। तो x1 भी मिल गया, x2 भी मिल गया, x3 भी मिल गया। देखो तो x2 माइनस x1 कितना आ रहा है, x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस, ut0 को खा गया, है ना, दिस माइनस दिस करेंगे दोनों कैंसिल हो गए, ये 3 टाइम्स ये हाफ at0 स्क्वायर, ये 3 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर, ये हाफ at0 स्क्वायर, माइनस करो तो 2 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू at0 स्क्वायर। x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 क्या होगा, देखो तो ये है x3, ये है x2, दिस माइनस दिस करो, ut0 माइनस ut0 गया, ये 5 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर, ये 3 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर, कितना मिलेगा 2 टाइम्स हाफ at0 स्क्वायर दैट इज आल्सो at0 स्क्वायर। मतलब x2 माइनस x1 इक्वल टू x3 माइनस x2 एंड सो ऑन, है ना, मतलब जो हम प्रूफ करना चाहते थे कि दे आर इन AP, दे आर इन AP, ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिख लीजिए इसको। नाउ बीट नंबर पॉज लगाओ, बीट नंबर 7, बीट नंबर 7 के बारे में देखिए, मिटाते हैं इसको, हो गया है तो मिटा देते हैं। कितना सारा फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं अभी, और एक फॉर्मूला 7 के बाद और एक फॉर्मूला होगा 8, फिर नेसेसरी फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, उसके बाद और भी तो ढेर सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग विराम देंगे। तो ये हो गया, मिटाते हैं इसको। अब बीट नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन देन टाइम टेकन in moving
equal consecutive distances are in ratio 1:√2 minus 1:√3 minus √2 √4 minus √3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या बोल रहा है? चलो स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है पहले समझते हैं। बोल रहा है कि अगर कोई पार्टिकल रेस से स्टार्ट किया और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है बराबर डिस्टेंसेस को जाने के लिए, तब क्या था, बराबर टाइम में क्या डिस्टेंस जा रहा है। अब बोल रहे हैं बराबर डिस्टेंस को क्या टाइम में जा रहा है। मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x0, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x0, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x0, ऐसे करके जा रहा है। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको टाइम लगा t1, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा t2, फिर लगा t3। बताओ तो ये जो टाइम इसको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये t0 था, a से चलना शुरू किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, तो बात कर रहे थे अगर पहला x0 को जाने के लिए t1 सेकंड लगेगा, दूसरा x0 को जाने के लिए t2 सेकंड लगेगा, तो t2 ज़्यादा होगा कि t1 ज़्यादा होगा? अरे यहाँ तो पहले रेस्ट में था ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर जब आ गया था तब स्पीड ज़्यादा हो गया था क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा था। ये स्पीड में x0 जाने के लिए कम समय लगेगा, तो t2 मस्ट बी लेस देन t1, t3 मस्ट बी लेस देन t2, क्योंकि धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ रहा है। सेम बराबर डिस्टेंस जाने के लिए कम समय लगेगा उसको। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो t1:t2:t3 ये सब कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 1/√2 minus 1:√3 minus √2 and so on, √4 minus √3, √5 minus √4, √6 minus √5 and so on, it continues। ठीक है, अगर ऐसे करते 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 हम tn तक लेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? ऐसे करते 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 क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे √n minus √n-1। समझ में आया ना? बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूले हैं और ये सब फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आता है तो उनको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। ये सब पॉइंट को नेमिंग कर दिए, A B C D ऐसे करके नेमिंग कर दिए। अच्छा, प्रूफ देखते हैं। A to B ये जो मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सीलरेशन A है, डिस्प्लेसमेंट x0 है, टाइम लगा t1, तो क्या कहोगे? x0 is equal to ut1, तो गया u0 है, लिख देते हैं ut1 प्लस हाफ a t स्क्वायर, वैल्यू डालो, x1 is equal to 0 प्लस हाफ a t1 का स्क्वायर, मतलब t1 कितना हो गया? 2x0 by a √, हुआ क्या? B to C, A to C ले लेते हैं। A to C यहां से यहां तक टाइम क्या लगा? t1 plus t2। सीधा सीधा लिखना चाहते हैं, वी एम ट्राइंग टू रिजल्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। टोटल टाइम लगा t1 plus t2, टोटल डिस्टेंस लगा 2x0। क्या लिखेंगे? 2 into x0 की जगह 2x0 by a √, इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी √2 टाइम्स t1? तो t2 कितना हो गया? t2 हो गया दिस माइनस दिस में √2 टाइम्स, क्योंकि कितना आ गया? ये 2 बाहर आ गया, √2x0 by a, तो t1 है, √2 टाइम्स t1 हो गया। तो t2 कितना हो गया? दिस माइनस दिस करेंगे तो t1 plus t2 minus t1 is √2 minus 1 into t1। समझ में आ रहा है क्या? √2 minus 1 into t1 हो गया t2। सिमिलरली अगर t3 निकालेंगे तो मिलेगा √3 minus √2 into t1। So you see they are all coming in the ratio 1:√2 minus 1:√3 minus √2 and so on।
हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। लास्ट फॉर्मूला, 7th फॉर्मूला देख लिए, अभी देखेंगे लास्ट फॉर्मूला, 8th फॉर्मूला। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, इसको पॉज लगा के लिख लो। देखो थोड़ा डिफिकल्ट तो लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा तभी ना आप ग्रो कर रहे हो। अगर कोई चीज़ पढ़ने में बहुत ही आसान लगता है, एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, पूरा समझ में आ जाता है, मतलब नथिंग इज बीइंग टफ। अगर आपके दोस्त लोग कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि फिजिक्स बहुत इजी लग रहा है, तो आप जान लो कि वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि वो अंदर की चीज़ें नहीं जानता है। फिजिक्स चीज़ ऐसा है कि जैसे समझ में आएगा वैसे ही डिफिकल्टी उसका पता चलेगा। जब तक समझ में नहीं आएगा बहुत आसान लगेगा। जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। 5 से 55 तक सबको मालूम है एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, कैसे एक्ट करते हैं, किसी को मालूम नहीं। जब मालूम चल जाते हैं, अच्छा ऐसा था क्या, हम तो ये समझ के रखे थे। बहुत ही आसान लगता है जब तक समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया तो बहुत ही डिफिकल्ट लगने लगता है ना। तो बात ये है हमारा कि फिजिक्स डिफिकल्ट लगेगा तो आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। और मैं तो हर चीज़ का व्हाई के साथ बताता हूँ, अगर ढंग से सुनोगे, ढंग से समझोगे, ये मेरा जो टीचिंग है ये पूरा अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए। नहीं तो ऊपर ऊपर से जाए, कुछ समझ में ना आए। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, स्टैंडिंग अंडर मतलब ऊपर से जा रहे हैं, हम नीचे खड़े हैं, ठीक है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 बिठाते हैं इसको। कितने सारा फॉर्मूला हम लोग देख लिए। नंबर 8 में विल सी समथिंग रिलेटेड टू एवरेज वेलोसिटी। बिट नंबर 8, फॉर ए बॉडी in uniform acceleration motion along straight line। कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में है, ध्यान रहे ये फॉर्मूला काफ़ी बुक में दिया है लेकिन कंडीशंस नहीं दिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या बोल रहे हैं, फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन along स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। ऐसा केस में द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन एनी 2 इंस्टेंट्स इज अरिथमेटिक मीन of instantaneous velocities, instantaneous velocities at those instants। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन में जा रहा है, यहाँ पर उसका वेलोसिटी v1 था, यहाँ पर उसका वेलोसिटी v2 था, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन A एंड B कितना है, v1 प्लस v2/2। फॉर्मूला हर जगह मिलेगा, लॉजिक्स यहाँ पे मिलेगा। लॉजिक क्या है, प्रूफ तो करेंगे अभी। ये लॉजिक क्या है, ये वैलिड है ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन दैट टू अलोंग स्ट्रेट लाइन। काफी बुक में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन तो मेंशन किए हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन मेंशन नहीं किए हैं। इफ द मोशन इज नॉट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दिस फॉर्मूला इज इनवैलिड। समझ में आ रहा है क्या? और आप रिमेंबर दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, v1 प्लस v2/2, ठीक है। प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं। कैसे कैसे प्रूफ करना पड़ता है, क्या क्या चीज, मैं इसको 2 अलग अलग तरीके से प्रूफ कर लेता हूँ। चलो ऐसे सोचते हैं कि ये पार्टिकल जा रहा है और मान लो कि यहाँ पर उसका वेलोसिटी v1 था, यहाँ पर उसका वेलोसिटी v2 था, ऐसे जा रहा था, और मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको डिस्टेंस s जाना पड़ा और गया वो t सेकंड में। एक्सीलरेशन क्या था, a। तो आप a के बारे में क्या कहोगे, a इज v2 माइनस v1/t, नहीं तो हम क्या कहेंगे, a t के जगह लिखेंगे v2 माइनस v1। अच्छा s क्या है, इट इज v1t, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक, v1t प्लस हाफ a t²। और हमें अभी क्या चाहिए, v²। चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, s को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, v² माइनस v2² v² माइनस u²/2a। अरे
ये फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। एस कितना होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, वही लिख रहे हैं। तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2a। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एस डिस्टेंस गया है t सेकंड में, तो क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बाई 2a नहीं। और t की जगह क्या लिख देंगे, t की जगह लिख देंगे क्या, t है नीचे तो लिखेंगे क्या v2 माइनस v1 बाई a, उल्टा करते a को खा गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a माइनस b, ये क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, v2 माइनस v1 इंटू v2 प्लस v1, v2 माइनस v1 कैंसिल हो गया, क्या रह गया v2 प्लस v1 बाई 2। आसान है कि नहीं? चलो दूसरे तरीके से भी जाकर देखेंगे, ये फास्ट मेथड था। अगर यूजिंग हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम देखेंगे, सपोज कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन में जा रहा है, तो उसका डायग्राम कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन। सपोज यहाँ पे उसका वेलोसिटी था v1, यहाँ पे वेलोसिटी था v2, हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम लगा है t कितना, t2 माइनस t1। तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वेलोसिटी टाइम डायग्राम में, एरिया कैसे निकलेगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स v1 प्लस v2 नहीं इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज t। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट इज s बाई t, कितना हो गया v1 प्लस v2 बाई 2। हाँ ऐसे तो आसानी से प्रूफ हो गया। तो क्या देखे, ध्यान रखने वाली चीज है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो हम कहेंगे ये हो गया v1 प्लस v2 बाई 2। आया समझ में, आया कि नहीं आया? अभी इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे।